आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले टाइट्रेशन जो हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम लोग फिनोल्फथलीन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिनोल्फथलीन यूज़ करते हैं जहाँ पे बेस पिंक हो जाता है, एसिड कलरलेस हो जाता है। वहीं पे हम लोग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं जहाँ पे बेस येलो, एसिड ऑरेंज हो जाता है। ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ ये OH ये आपका कौन सा होता है, ये आपके एसिडिक वाले स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे एक कलरलेस होता है। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर जहाँ O- इस टाइप के प्रेजेंट होता है तो वो पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है और इसे हम क्यूनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये आपका जो होता है ये फिनोल्फथलीन होता है और ये अनआयोनाइज्ड होता है, और लेकिन क्यूनॉइड स्ट्रक्चर वाला आयोनाइज्ड होता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो उसमें आपका ये येलो बेसिक, देखो बेसिक में ऐसे एन डबल बॉन्ड एन होता है, ये पहचानने का तरीका मैं बता रही हूँ। और वहीं पे जो एसिडिक वाले होंगे वो एन सिंगल बॉन्ड एन होंगे। ठीक है, कह रहा HNO3 और HCl इसको यूज़ नहीं किया जाता है ड्यूरिंग KMNO4 एंड C2O4 रिडॉक्स टाइट्रेशन में फॉर एसिडिक मीडियम, क्योंकि HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहीं HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है। हम लोग क्या नाम है, थायोसल्फेट, जैसे ये हम लोग अभी काइनेटिक स्टडी पढ़ेंगे आगे ऑफ आयोडाइड आयन में, उसमें हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर लेते हैं स्टार सोल्यूशन को, थायोसल्फाइड को कम रखते हैं KI से और टाइम पीरियड तुरंत ही नोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ये देखो, जब भी ये वाला अनसैचुरेटेड वाला टेस्ट है जहाँ पे Br2CCl4 रिएक्ट करता है जो कि ये एंटी होता है, तो ये आपका Br एंटी में जोड़ देता है। देखो अनसैचुरेटेड के लिए हम लोग या तो Br2H2O यूज़ कर लें, ठीक है, तो वो कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा रेडिश ब्राउन से, या तो हम लोग बेयर्स रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट KMNO4 1% अल्कलाइन KMNO4 यूज़ कर लें, तो वो हमें क्या नाम है कलरलेस दे देगा अगर वो उसमें अंदर अनसैचुरेशन हुआ तो Br2H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो एक जगह Br एक जगह OH और ये एंटी में जोड़ेगा। अगर KMNO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों ही जगह OH जोड़ेगा, वो भी सिन एडिशन करेगा। याद रखना ये दोनों जो होते हैं ये आपके बेंजीन नहीं देते हैं। अल्कोहल का टेस्ट देखें तो उसमें कैन टेस्ट कहलाता है, सेरिक अमोनियम टेस्ट, यहाँ पे Ce+4 होता है, क्या फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस, CeNO3 का होल 6, ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है। फिर ये चेंज हो जाता है CeNO3 का होल 4, ROH का होल थ्राइस, ये वाइन रेड कलर का होता है। वहीं पे फिनॉल आपका FeCl3 के साथ टेस्ट देता है जो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, FeC6H5O का होल 6 -3। उसके बाद नैप्थलीन टेस्ट डाई टेस्ट देता है जहाँ पे PHOH थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके फिनोल्फथलीन देता है। ये स्ट्रक्चर है आपका फिनोल्फथलीन का। जब इसमें हम NaOH डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है, लेकिन जब एक्सेस NaOH डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पिंक कलर शो करने का। कार्बेल अमीन टेस्ट आपका प्राइमरी अमीन देता है जहाँ पे दोनों ही आपके RNH2 और ARNH2 मतलब आपके एरोमेटिक और दोनों एलिफेटिक दोनों ही रिएक्शन करते हैं CSCl3 अल्कोहलिक KOH के साथ, वो RNC बनाता है, क्या बनाता है आइसोसाइनाइड बनाता है, फाउल स्मेल देता है ये। और वहीं पे वो एजोडाई टेस्ट भी देता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन देता है। जैसे PH N2P+ Cl जब बीटा नेप्थॉल आपका रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे आपका इसी पे जुड़ेगा N और ये किस कलर का होगा स्कारलेट रेड कलर का, किस कलर का स्कारलेट रेड। उसके बाद आपका ये 2,4-DNP टेस्ट जो कि कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है टेस्ट, यहाँ पे ऑरेंज या येलो PPT देता है। वहीं स्किप टेस्ट जो होता है एल्डिहाइड के लिए होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है बाय डी कलराइज पैरा रोजाइनलिन हाइड्रो क्लोरिक डाई बाई पासिंग Na2S2SO3, इसको पास करते हैं और वो पहले कलरलेस में चेंज कर देता है इसके फ्री एजेंट को। फिर जब हम लोग इसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप डालते हैं तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो NaHCO3 का टेस्ट देता है जहाँ पे वो क्या RCONA मतलब RCONA देता है और CO2 देता है जो कि ब्रिस्क ऑफ एफरवेसेंस होता है, और स्टरिफिकेशन में ये फ्रूटी स्मेल देता है हमें। ये जब हम लोग क्या नाम है RCOH और ROH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें ईस्टर बना देता है और ये फ्रूटी स्मेल देता है।
उसके बाद आपका है जब एसिटिक एनालाइड कैसे बनता है। देखो जब एनालीन जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है किस में, इन ए ग्लेशियल एसिटिक एनहाइड्राइड, तो वहाँ पे हमें एसिटेनालाइड मिलता है। मतलब ये जो NHCOCH3 होता है ये आपका क्या होता है, एसिटेनालाइड होता है। 1 मोल एनालीन हमें कितना दे रहा है, 1 मोल एसिटेनालाइड दे रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे ये HCl पहले इसके अंदर था तो HCl के हिसाब से हम लोग करेंगे। मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ से नीचे से, फिर ये NaOH और HCl है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पूरा 14 तक जाएगा। अगर वहीं पे वीक बेस एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो ये पूरा 14 तक तो जाएगा, लेकिन स्टार्ट आपका कहीं बीच में से करेगा। और अगर वहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो वहाँ पे क्या हम लोग एक तो मिथाइल ऑरेंज लेंगे और यहाँ पे हम लोगों का नीचे से स्टार्ट होगा और ये कहीं ना कहीं 8-9 तक ही जाएगा बस आपका। अगर वीक एसिड वीक बेस लेंगे तो ये बीच ही में रह जाएगा, जहाँ पे हम लोग मिथाइल रेड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मिथाइल रेड यूज़ करते हैं। H2O3 H2S ये जो आपका होता है ये आपका डबल डिकम्पोजिशन होता है। और यहाँ पे SO2 H2S जब S और H2O में कन्वर्ट होता है तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा होता है। वहीं पे ये जो AuCl3 वाला है वो रिडक्शन कर रहा है। और FeCl3 प्लस H2O आपकी FeOH का होता है, जहाँ पे +3 जो है वो +3 में ही रह रहा है, तो ये आपका हाइड्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका काइनेटिक स्टडी ऑफ आयोडीन टेस्ट, आयोडीन आयन, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है, इसको क्लॉक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका I- H2O2 के साथ रिएक्शन करता है और I2 और H2O देता है। फिर जब I2 बन जाता है तो I2 जो है वो Na2H2O3 जो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये Na और Na2S4O6 देता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम कंसनट्रेशन किसकी I- की इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, रेट इंक्रीज़ करता है। जैसे I- इंक्रीज़ करेगा रेट इंक्रीज़ करेगा और टाइम जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जैसे फ्रेशली स्टार्च सोल्यूशन लिया जाता है। और जो कंसनट्रेशन होता है हाइपो सोल्यूशन का वो लेस होना चाहिए KI से, और तुरंत ही इमीडिएटली टाइम को रिकॉर्ड करना पड़ता है वहाँ पे। और ये डेल्टा एच सोल्यूशन लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी होता है। उसके बाद आपका है देखो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है ये आपके जो नोन कंसनट्रेशंस होते हैं, जैसे सोल्यूशन हुज कंसनट्रेशन इज़ नोन, तो आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होंगे, इसमें बहुत सारे आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको कह रहा है इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इस इतने से 0.01 से 0.02% तक एक्सीड नहीं करना चाहिए। और मस्ट बी अवेलेबल एज प्योर एंड ड्राई स्टेट, प्योर और ड्राई स्टेट में अवेलेबल होना चाहिए। और इट शुड बी नॉट अंडरगो एनी क्रिस्टलाइजेशन ऑक्सीडेशन, कोई भी क्रिस्टलाइजेशन ऑक्सीडेशन में नहीं जाना चाहिए, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग इस मतलब इजी टू डिटेक्ट इम्प्योरिटीज़, हम लोग इम्प्योरिटीज़ डिटेक्ट कर पाए ईजिली, स्टेबल होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे इजीली सोल्यूबल होना चाहिए वाटर में, और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होना चाहिए। एंड शुड बी हाईली रिलेटिव मॉलिकुलर मास सो दैट वेइंग जो है वो एरर नेग्लेजिबल। ठीक है, वहीं पे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइंड करते हैं, मतलब जो कंसनट्रेशन है उसको हम लोग निकालते हैं। NaOH और KMnO4 होता है आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। कौन कौन, NaOH और KMnO4। कह रहे जब फेरस अमोनियम सल्फेट है इसको प्रिपेयर नहीं किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, जब मतलब हाइयर टेम्परेचर के दौरान, वो इसलिए क्योंकि उसको प्रिवेंट करने के लिए किससे, ऑक्सीडेशन से, Fe से Fe+3 ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम लोग हाइयर वाला नहीं करवाते हैं, मतलब हाइयर टेम्परेचर नहीं देते हैं। तेरा फॉर द स्टैंडर्डाइजिंग NaOH सोल्यूशन इज़ यूज्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो हम लोग ऑक्सैलिक एसिड वहाँ पे यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ देखो, यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, और या तो -57.2 किलो जूल पर मोल। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार प्लीज़ देख लो खुद से, मतलब या तो हाँ खुद से देख लेना इसको। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये था, इसमें इन्फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे NaOH Na-H2PO4 Na3PO4 में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ Na-H2PO4 Na3PO4 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब 2H+, 2 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब इन्फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके बाद है आपका जब ये देखो, ये पूरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, I2
प्लस Na2H2O3 जब रिएक्ट करता है तो Na और Na2S4O6 बनाता है। और जब Cu+2 Ki के साथ रिएक्शन करता है तो वो Cu2I2 बनाता है और I2 बनाता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग जब आइडोमेट्रिक लेते हैं, आइडोमेट्रिक वाला एस्टिमेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, जो I2 है उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं I- से। मतलब पहले तो हम लोग I2 को बनाते हैं किससे, I- से पहले बनाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिया Cu+2Hi, जब तो क्या बना रहा है Cu2I2 और I2 बना रहा है, तो यहाँ से हमें I2 मिल जाएगा। तो अब I2 को हम लोग Na2H2O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये Na Na2S4O6 बनाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें मेन इम्पॉर्टेंट था आपका क्या, एन फैक्टर, जो कि एक बार देख लेना। हाइपो सोल्यूशन होता क्या है, Na2H2O3 होता है हाइपो सोल्यूशन। उसके बाद है आपका यहाँ पे लायोफिलिक जो होता है, इसमें ये लिक्विड लविंग होता है। यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज जो होता है वो अट्रैक्ट करते हैं, और इनके जो कोलाइड स्टेबल होते हैं वो दो कारण की वजह से, एक तो सॉल्वेशन, एक तो चार्ज ऑन कोलाइड की वजह से। और यहाँ पे ये स्टेबल होते हैं ड्यू टू सॉल्वेशन, बताया अभी को, एंड हाईली स्टेबल होते हैं। एंड ये कह रहा फॉर्म किए जा सकते हैं सिंपल सेकिंग ऑफ डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन फेज। और ये रिवर्सिबल सोल होते हैं। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक वाला यूज़ करते हैं, जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गम, ऐसे। और लायोफोबिक में आपका लिक्विड रिपेलिंग होता है, ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे स्टेबल किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू चार्ज आयन ऑन द कोलॉइड्स, यहाँ पे चार्ज आयन की वजह से वो स्टेबल होता है। और ये इसको हम लोग सेपरेशन के लिए जब सेपरेट करना होता है तो हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, या तो हम लोग जब इसको बनाते हैं, जब इसको स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, पेप्टाइजेशन, केमिकल मेथड, और ये इरिवर्सिबल होते हैं। और ये इसमें मोस्टली हम लोग इनऑर्गेनिक वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो H2O, जब हम H2O लेंगे ना तो हमारा पॉजिटिव चार्ज सोल बनेगा, और यहाँ पे Fe+3 आएगा। जब हम NaOH लेंगे तो हमारा नेगेटिव चार्ज सोल बनेगा, यहाँ OH- आएगा। ठीक है, और जो आपका ये D होगा कोलाइड में, ये आपका 1000 नैनोमीटर से छोटा और 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा।